Good evening, friends. Good evening to all. Welcome to you all in our Ayurveda Ready channel. Okay, so अब हम देखेंगे सिद्धांत निरूपण का लेक्चर नंबर 3, डेट इज जिसमें हम देखेंगे दोष धातु मल सिद्धांत और लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, फिर हम पढ़ेंगे दोष धातु मल सिद्धांत। ठीक है, चलो तो सबसे स्टार्ट करते हैं। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत मतलब क्या होता है? लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ओके, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ठीक है, ओके, चलो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या बोलते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, सो परिचय क्या बोलते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का? लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता में शारीरिक स्थान में प्राप्त होता है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार इस सिद्धांत को मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें यह सिद्धांत बहुत उपयोगिता होता है, उपयोग होता है उनमें। ठीक है, जो लोग क्या बोल रहे, जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर हम इसका परिचय होगा क्या, फिर लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या है। अब एक्चुअल में लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, कि देखो पुरुष लोक के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितने मूर्तिमान भाव है उतने ही भाव विशेष पुरुष में भी है, और जितने भाव पुरुष में होते हैं उतने ही भाव लोक में होते हैं। जितने भाव लोक में होते हैं उतने ही भाव पुरुष में होते हैं, और जितने भाव पुरुष में होते हैं उतने भाव लोक में होते हैं। लोक भाव और पुरुष भाव, यहाँ पे एक मेरे पास एक टेबल लेकर लोक भाव और पुरुष भाव आपको मैं अपने साइड के स्क्रीन में दिखाता हूँ, देखिए। लोक भाव और पुरुष भाव। लोक भाव में क्या क्या बताया? पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, आकाश, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, रुद्र, सोम, वसु, अश्विनी कुमार, विश्व देवता, तम, ज्योति, सृष्टि। और कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग और युगांत। ये लोक पुरुष भाव हो गए। और पुरुषगत भाव क्या बोल रहे? देखो, मूर्ति, क्लेद, संताप, प्राण, चित्र, समूह, अंतरात्मा, अहंकार, आदान कर्म, रोष, प्रसाद, सुख, कांति, सभी इंद्रिया, मोह, ज्ञान, गर्भधान, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, रोगावस्था और लास्ट में मृत्यु। ठीक है, आपको मेरे साइड के सेम दिखे होंगे कौन से? लोक भाव और पुरुष भाव। ठीक है, फिर लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के प्रयोजन कौन सा है? प्रयोजन, अगर हम प्रयोजन की बात करें तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन बताते हुए आत्रेय कहते हैं। इसमें जो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन कौन बताए? आत्रेय। ओके, आचार्य आत्रेय ने। इन्होंने क्या बोलते हैं? लोक को अपने में और अपने को लोक में समान रूप में देखने से सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है। ओके, संपूर्ण जगत को अपने ही में ही देखने में हमें ज्ञात होता है कि हमारे सुख और दुख के कर्ता हम स्वयं ही हैं। ठीक है, क्या बोलता है आखिर? क्या बोलते कि सारे जगत के हम सारे जगत के हम सारे जगत के सुख सुख और दुख के कर्ता धर्ता हम ही हैं। ये आत्रेय बोलते हैं इसमें लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के प्रयोजन में। ये प्रयोजन बोलते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का। ओके, ठीक है, कि हम सारे जगत में सुख दुख की कर्ता धर्ता हम ही हैं। ठीक है, हम जैसे हमारे आसपास जितने भी सुख या दुख होंगे उसके कर्ता धर्ता हम ही होंगे। बरोबर है, उनका भी यही कहना है बरोबर कि हमारे वजह से सुख मिलते हैं, हमारे वजह से दुख मिलते हैं अन्य लोगों को या खुद को भी। ठीक है, चलो तो ये हम देखो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत यहाँ पे हमारा खत्म होता है। शॉर्ट में था, इजी है लोक पुरुष साम्य। इसको अपन अगर हम इसको अपने वर्ड में एक्सपांड करते तो बहुत बड़ा बनता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ठीक है, अब हम देखेंगे दोष धातु मल सिद्धांत। ठीक है, दोष धातु मल सिद्धांत। दोष धातु मल सिद्धांत। आपको 3 दोष और 7 धातु के नाम और 3 मल के नाम याद रखनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो सबसे पहले हम देखेंगे दोष के बारे में। दोष का सिद्धांत क्या बोलता है? इसमें पहला होता है वात, दूसरा होता है पित्त,
और तीसरा होता है कफ। ठीक है, ओके, ठीक है ना। सबसे होता है वात, दूसरा होता है पित्त और तीसरा होता है कफ। ओके, चलो। और 20 and 56 55। सो दोष धातु दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये दोष धातु मल सिद्धांत का श्लोक हो गया। ठीक है, दोष धातु मल मूल का सिद्धांत क्या हो गया कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये इसका श्लोक हो गया। ये सिद्धांत का श्लोक है, इंट्रोडक्शन का श्लोक। ठीक है, जिस अब क्या बोल रहे देखो, जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति स्थिरता एवं विनाश पूर्ण वृक्ष के मूल पर अवलंबित होती है, उसी प्रकार मनुष्य में शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए दोष धातु एवं मल, ये तीन मूलभूत घटक कारणीभूत होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दोष की, दोष में एक कॉमन सा श्लोक है, कौन सा, दैट इज दूषण स्वभावत दोषा। ठीक है, कौन सा कॉमन श्लोक है, दूषण स्वभावत दोषा, दूषण स्वभावत दोषा। ठीक है, ये कॉमन श्लोक है। ठीक है, याद रखना। सुश्रुत सूत्रस्था नहीं, ये कॉमन श्लोक याद रखना, दोष का इंट्रोडक्शन श्लोक। ठीक है, फिर क्या बोलता है, अब देखो, स्वयं को दूषित होकर अन्य प्राकृतिक भाव पदार्थ को भी दूषित करने वाले को हम दोष कहते हैं। ठीक है, जिसमें और इसमें दो श्लोक बताए गए, वायु पित्तम कफ शीत दोष समासत, ये श्लोक आप देख सकते हो दोष के इसमें। और एक श्लोक वात पित्त श्लेष्माना एवं देह संभव हेतव, सुश्री सूत्र स्थान का, ये भी एक श्लोक आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नोट से मैं आपको दे दूंगा ये श्लोक के नाम, इस श्लोक आपको दे दूंगा। ठीक है, अब वायु, वात के बारे में बात करेंगे। अब वात का सिद्धांत क्या बोलते हैं, वात दोष का सिद्धांत क्या बोलते हैं, इसके लिए एक श्लोक बताया गया है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातव वायु ने यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्, ये वात का सिद्धांत बोलते हैं। वात का सिद्धांत क्या बोलते हैं, पित्तम पंगु मतलब शरीर की सभी क्रियाएं के लिए कारणीभूत भाव पदार्थ को वायु या वात दोष कहते हैं। मतलब शरीर की सभी क्रिया के कारणीभूत भाव पदार्थ को, शरीर के सभी कारणीभूत पदार्थ, शरीर के सभी कारणीभूत भाव पदार्थों को। ठीक है, सो शरीर के बिना वात दोष कहते हैं। ठीक है, इस वात दोष की स्वतः की गति होती है, वात दोष की हमेशा स्वतः की गति होती है, परंतु अन्य पित्त कफ धातु व मल भाव पदार्थ को स्वतः की गति न होने के कारण शास्त्रकारों ने उन्हें पंगु कहा गया है। जो अन्य जो पित्त और कफ है उनकी खुद की गति नहीं होने के कारण उनको पंगु कहा गया है। ठीक है, मानव शरीर में इसी तरह पंगुत्व होने वाले भी भाव पदार्थ की गति के लिए वायु ही प्रेरक होता है। ठीक है, तो पता है। फिर पित्त की बात करें तो पित्त मनुष्य शरीर शीर्यमान, पित्त मनुष्य के शरीर में शीर्यमान के फॉर्म में रहता है, शीर्यमान से कंपेयर कर सकते हैं पित्त को, पित्त के सिद्धांत को हम शीर्यमान से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब पित्त का सिद्धांत क्या बोलता है कि मनुष्य शरीर शीर्यमान है, शरीर का सतत क्षय होता है, इस क्षय की पूर्ति के लिए शरीर में नित्य नवीन परमाणुओं की उत्पत्ति होना आवश्यकता होता है। परमाणु की उत्पत्ति का कार्य परिणमन से होता है। शरीर के धातु परमाणुओं से परिणमन अर्थात उनमें उपस्थित पाचन क्रिया का कार्य करने वाले उष्ण गुणयुक्त भाव पदार्थ को ही पित्त कहा गया है। मतलब क्या बोल रहा है कि शरीर के धातु परमाणुओं से ही उत्पत्ति होती है, शरीर के धातु की उत्पत्ति परमाणु से होती है, और परमाणु मतलब परिणमन, परिणमन का अर्थ होता है कि उस परमाणु में उपस्थित पाचन क्रिया, उस परमाणु की जो पाचन क्रिया उपस्थित उसको कार्य करने के लिए जो उष्ण गुण युक्त है वो पित्त प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करते हैं, उस पाचन क्रिया को उष्ण गुण प्रोवाइड करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, पित्त दोष। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कफ के बारे में। कफ एक गतिशील तथा पाचन आदि व्यापार में काम करता है, गतिशील और पाचनादि व्यापार, पाचनादि व्यापार में इस कफ सिद्धांत का काम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कफ की तो अपने संश्लेषण मानवीय शरीर की गतिशील क्रिया तथा पाचन व्यापार में इन कार्यों का साथ ही श्लेष्म ये क्रिया निरंतर चालू रहती है। श्लेष्म ये कफ दोष का प्रमुख क्या बोलते हैं, गुण बोल सकते हैं। ठीक है, शरीर धातु परमाणुओं को एकत्रित रखने के लिए शरीर के स्निग्ध एवं द्रव गुणयुक्त भाव पदार्थों को कफ कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सात धातु के बारे में। ठीक है,
धातु का एक जनरल श्लोक क्या है, धारणार्थ धातु का। ठीक है, धातु का जनरल श्लोक क्या है, धातु का धारणार्थ धातु, जो जिसको धारण करते हैं उसे धातु बोलते हैं। ओके, फिर सबसे पहले होता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, रूमाल लाए नहीं मैंने साथ में। अगर मैं यहाँ पे फैन चला के रिकॉर्ड करूँ तो साउंड बैकग्राउंड का साउंड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर आपको मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे सुनाई देगा नहीं, इसलिए मैं बिना विदाउट फैन पढ़ा हूँ इस रूम में। स्पेशल रूम मेरे विदाउट पढ़ने के लिए चाहिए, मतलब पढ़ने के लिए स्पेशल रूम है, विदाउट फैन विदाउट कुछ भी। ठीक है, तो धारण धातु मतलब शरीर को जो धारण करते हैं हम, शरीर को धारण करने वाले जो भी भाव पदार्थ होते हैं, शरीर को धारण करने वाले जितने भाव पदार्थ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं। फिर हम बात करते हैं रस धातु की। रस धातु क्या करता है, रक्त धातु रक्त की पुष्टि करता है। रस धातु का काम क्या होता है, रक्त की पुष्टि करना, रक्त की पुष्टि करना। ओके, ये रक्त धातु का काम होता है। ठीक है, कि रस धातु से शरीर व मन की तृप्ति होकर, क्या होकर, तृप्ति होकर सुख की प्राप्ति होती है। रस के द्वारा रक्त की भी पुष्टि होती है। ठीक है, सुख की प्राप्ति रस के धातु के द्वारा होती है। ठीक है, फिर रक्त धातु की हम बात करें, रक्त धातु से त्वचा का वर्ण प्रसादन होकर, वर्ण प्रसादन होता है और पोषण होता है। वर्ण प्रसादन, पोषण, वर्ण प्रसादन और पोषण किससे होता है, रक्त धातु से होता है। ठीक है, फिर मांस धातु की बात करें तो मेद धातु की पुष्टि होती है। मांस धातु में मेद धातु की पुष्टि होती है, मेद धातु की पुष्टि होती है। फिर हम बात करें मेद धातु की, तो मेद धातु शरीर में स्निग्धता लाता है। मेद धातु का काम क्या होता है, शरीर में स्निग्धता लाना, शरीर में स्निग्धता लाना। ओके, फिर हम बात करते हैं अस्थि की, तो अस्थि तो शरीर को आधार आधार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, आधार। अस्थि एक आधार प्रदान करता है शरीर में, आधार प्रदान करना, ये अस्थि धातु का काम है। ठीक है, मज्जा क्या है, मज्जा का क्या है कि ये स्नेह आदि मानस भाव की उत्पत्ति करता है, मतलब अस्थिपूरण इसका मेन काम है, तो अस्थिपूरण। ठीक है, अस्थिपूरण, अस्थि को सपोर्ट देने वाला काम ये मज्जा धातु का होता है। ठीक है, फिर हम शुक्र धातु की, तो मनुष्य धैर्यवान होता है। शुक्र धातु में क्या होता है, जो मनुष्य होता है धैर्यवान होता है, मनुष्य धैर्यवान होता है। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा सप्त धातु सिद्धांत, सात धातु का सिद्धांत। हमने तीन दोष का सिद्धांत देखा, अब सात धातु का सिद्धांत देख लिया हमने। अब हम देखेंगे मल, तीन मल का सिद्धांत, पुरुष, मूत्र, स्वेद। मल, पुरुष सबसे पहले, फिर मूत्र, फिर स्वेद। ओके, ये तीन सिद्धांत हमें देखने को। पुरुष मल मूत्र से क्या बोलते हैं, देखो पुरुष की अगर हम बात करें, पुरुष वायु व जाठरग्नि को धारण करके उपस्तंभन और शरीर का धारण करता है। क्या करता है पुरुष, पुरुष का काम क्या होता है कि ये जाठरग्नि को, जाठरग्नि धारण करेंगे, वायु जाठरग्नि धारण करेगा, वायु और जाठर अग्नि का धारण करेगा। कौन, पुरुष। ठीक है, फिर हम करते हैं मूत्र की, मूत्र के द्वारा बस्ती का पूर्ण कर्म तथा शरीर का क्लेदन कर्म होता है। मूत्र के द्वारा बस्ती का पूर्ण कर्म, बस्ती का
पूरन कर्म और शरीर का क्लेदन कर्म। ओके, मूत्र के द्वारा होता है। फिर हम बात करते हैं मल का शुक्र श्वेत के बारे में। और मल का जनरल श्लोक क्या है? क्या है? मलिनीकरणात् मलः। जनरल श्लोक याद रखना, मलिनीकरणात् मलः। ओके, याद रखना बस। ओके, फिर हम बात करते हैं लास्ट श्वेत की। श्वेत के कारण शरीर में आर्द्रता आती है। शरीर में आर्द्रता लाना, शरीर में आर्द्रता लाना, ये काम होता है किसका? श्वेत का। मतलब मृदुपन, मृदुपन, आर्द्रता लाना मतलब मृदुपन लाना शरीर में, ठीक है, त्वचा में। ये श्वेत के कारण आता है, ठीक है। श्वेत आज ये था हमारे आज हमने क्या क्या देखा? लोकपुरुष साम्य सिद्धांत देखा। फिर हम देखा दोष धातु मल सिद्धांत, जिसमें 3 दोष के बारे में देखा, 7 धातु के बारे में और 3 मल के बारे में। पुरुष, मूत्र, श्वेत, ये 3 मल होते हैं, ठीक है। ये इनके हम मेन पॉइंट देखे, मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। सबके इंट्रोडक्शन श्लोक याद रखना, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बदल 2-3 चीजें। हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है। आयुर्वेद रेडी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा ऑफिशियल पेज। ये भी आयुर्वेद रेडी करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ग्रुप। इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। जो चौथा हमारा टेलीग्राम चैनल जो एक्टिव है, तो ये चारों भी चैनल एक्टिव है। इसका भी नाम बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है। ओके, ठीक है। सो देखो, यूट्यूब चैनल में लेक्चर चलता है, करने का, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का, उनको बताने का अपने चैनल के बारे में। फिर बाद में इंस्टा में डेली लेक्चर का अपडेट डालता हूँ। व्हाट्सएप टेलीग्राम में डेली वीडियो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर, साथ में नोट्स डालता हूँ। और व्हाट्सएप में आपके डाउट भी डिस्कस करता हूँ तभी के तभी। तो इन तीनों की लिंक आपको, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाके ज्वाइन कर लो। और कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करो। मेरा मेरा पर्सनल नंबर मतलब इंस्टा के ऑफिशियल पेज में देकर है, तो आप वहाँ से भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सीधे मेरे 4 चैनल से, ठीक है। थैंक यू।